जय हिंद, नमस्कार सभी श्रोताजन, सभी मित्रों, सभी दर्शकगणों का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। भारतीय समाज सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है स्पीच आधारित होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। और भी बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बताएंगे अगला अधिनियम जो संबंधित रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताएंगे और दहेज से संबंधित अधिनियम के बारे में बताएंगे और मुस्लिम महिलाओं से संबंधित अधिनियम के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आर्टिकल। तो यहाँ पे एक्ट जो है 2005 के बाद बात होगी। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जानते हैं इसके बारे में। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध की गई हिंसा है। जहां घरेलू शब्द का एक विशेषण कह सकते हैं, एक विशेषण के तौर पर उपयोग किया गया है। यह घर परिवार या गृहस्थी एवं इसी तरह की किसी भी कह सकते हैं तरह की चीजों से संबंधित है। हिंसा की ऐसी घटना जो परिवार या घर के अंदर ऐसे पक्षों के बीच हुई हो जिनके बीच घनिष्ठ संबंध हो तो उसे सामान्य रूप से घरेलू हिंसा कहा जाता है। पॉइंट, घरेलू हिंसा शब्द के अंतर्गत बहुत सारी गलत कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। मोटे तौर पर इसमें शारीरिक चोट, मानसिक हानि और यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, भावनात्मक दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, असमानता और अधीनता और अन्याय को इन सभी को शामिल किया गया है जो हिंसा से संबंधित है। आगे इस अधिनियम में हिंसा के अंतर्गत पीड़िता की देखरेख एवं संरक्षण में रह रहे बच्चों के विरुद्ध हिंसा को भी शामिल किया गया है। यहीं पे अब बात करते हैं प्रमुख विशेषता। इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है इसके बारे में जानिए। प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं अधिनियम महिला। तो यहाँ पे अधिनियम जो है महिला को घर परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य द्वारा की गई घरेलू हिंसा या घरेलू हिंसा की संभावना से संरक्षण प्रदान करता है। अक्टूबर 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क पुरुष शब्द को हटाकर इसे लिंग तटस्थ बना दिया है। इस निर्णय ने महिलाओं और गैर वयस्कों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न के मामले चलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। पॉइंट, अधिनियम पीड़ित महिलाओं के संयुक्त घर में रहने के अधिकार को मान्यता देता है। पॉइंट, पीड़ित महिला उपयुक्त राहत के लिए सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकती है। पॉइंट, यह संरक्षण जो है यह संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा सेवा प्रदाता के ऊपर है कि वह अधिनियम के अधीन पीड़ित या प्रभावी महिला को उपयुक्त राहत उपलब्ध कराए तथा इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ वास्तव में उसे प्राप्त है या नहीं पीड़िता को। पॉइंट, पीड़ित महिला का यह अधिकार है कि उसे उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं, विशेषकर कानूनी सहायता, सुरक्षित प्रयास, आश्रय तथा चिकित्सा सुविधा इत्यादि के बारे में सूचित किया जाए। पॉइंट, अधिनियम जो है पीड़ित महिला के लिए आवश्यक कई सारे उपायों जैसे संरक्षण, आश्रय, बच्चों की अभिरक्षा और चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता और क्षतिपूर्ति और संपत्ति की वापसी एवं मौद्रिक राहत का प्रावधान करता है। और एक्ट 2005 जो है
पॉइंट, इसकी विशेषता और भी है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपनाया गया है। गैर सरकारी संगठन अपने आप को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। एक बार अपने आप को पंजीकृत करा लेने के बाद उन्हें कुछ निश्चित अधिकार मिलते हैं तथा उन्हें कुछ हद तक उन्मुक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रमुख विशेषताओं को बताया गया। तो यहाँ पे बात हुआ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया। अब यहीं पे अध्ययन करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में। एक्ट 1976 यह है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। जाने इसके बारे में पहले, यह अधिनियम खंड का महिला एक पुरुष कामगारों को समान पारिश्रमिक और खंड खा रोजगार के मामलों में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर या इससे संबंधित मामले या उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। जो श्रम से संबंधित होता है, शारीरिक श्रम से, मेहनत, इसे मजदूरी संहिता 2019 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, दोनों को बराबर में, पुरुष हो या महिला। तो यहाँ पे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में बताया। 1976 और यहीं पे बात होगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एक्ट 1961 के बारे में। तो जानिए, आइए समझा जाए इसके बारे में, क्या यह अधिनियम है, इस कानून के बारे में यह एक्ट क्या प्रावधान लाया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, दहेज अधिनियम पहली बार 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में पहली बार बनाया गया था। फिर इसके बाद 1984 और 1986 1984 में और 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से इसे कह सकते हैं संज्ञेय, इसे संज्ञेय बनाकर दंड में जो वृद्धि की गई तथा इसमें जुर्माना एवं जुर्माना और कारावास दोनों को शामिल किया गया। संबंधित अधिनियम में दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस तरह से परिभाषित किया गया है, जैसे समझिए, यहाँ पर दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति। पॉइंट इसमें शामिल है विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या फिर पॉइंट विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा या फिर विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को। पॉइंट विवाह के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी, जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो, जिसमें कह सकते हैं जिसमें मेहर की रकम शामिल नहीं की जाती। अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरीयत, जिसे कहा जाता है शरीयत, तो लागू होता है। और यहाँ पे पॉइंट है, इस प्रकार दहेज से संबंधित 3 स्थितियां हैं, जिसमें विवाह से पूर्व और दूसरी है विवाह के अवसर पर और तीसरी स्थिति है विवाह के बाद। तो ये हो गया यहाँ पे इससे संबंधित दहेज से संबंधित 3 स्थितियां हैं। अब यहीं पे आइए बात करते हैं परिवार न्यायालय। तो परिवार न्यायालय इसी में शामिल है, परिवार न्यायालय। पॉइंट है, विवाह एवं संबंधित मामलों से जुड़े विवादों में सामंजस्य को बढ़ावा देने तथा विवादों के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से देश में परिवार न्यायालयों के गठन हेतु
कुटुंब में कह सकते हैं, कुटुंब में न्यायालय अधिनियम 1984 बनाया गया था। तो यहां पर बताया परिवार न्यायालय की। तो ये रहा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में जानकारी, विशेष पॉइंट बताया गया यहाँ पे। अब यहीं पे बात होगी जो अगला अधिनियम है जिसे कहा जाता है मुस्लिम महिला या कहें विवाह अधिनियम संरक्षण 2019। तो इसे कहा जाता है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। तो क्या है इसके बारे में समझिए, थोड़ा विशेष पॉइंट है ये। तो यहाँ पे एक्ट है 2019। तो यहाँ पे मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। 3 तलाक है, तो यहाँ पे 3 तलाक प्रथम मुस्लिम समाज में प्रचलित है, मुस्लिम समाज में प्रचलित है। इसे तलाक ए बिंदत स्टेट तलाक या कहीं मौखिक तलाक भी कहा जाता है। इसमें पति के एक ही बार में 3 बार तलाक शब्द के कहने भर से तलाक हो जाता है। हालांकि यह तभी मान्य होता है यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को तलाक देने को राजी हों, परंतु देखा यह गया है कि लगभग 70% मामलों में केवल पति की इच्छा पर ही तलाक हो जाता है। 70% ज्यादातर महिला मुस्लिम समाज में देखा गया है। तो यहां पर अगस्त 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। अब यहीं पे पांच जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया। तो यहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इन दोनों अनुच्छेदों में इनका उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब यहीं पे बात करते हैं प्रमुख प्रावधान की। तो इसमें प्रमुख प्रावधान इस तरह से है, जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे विधेयक की धारा 3 के अनुसार किसी मुस्लिम पिता द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा चाहे वे बोले गए हों या लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में चाहे कोई भी हो, तो तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। अब यहीं पे आगे की विशेषता है पॉइंट। विधेयक की धारा 4 में यह प्रावधान है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को धारा 3 में वर्णित रीतियों में से किसी एक रीति से तलाक देता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड में से दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आगे इसकी प्रमुख विशेषता है, विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई ऐसे विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, वह अपने पति से स्वयं के लिए व उस पर आश्रित संतानों के लिए विवाह भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी होगी। और यहीं पे इस भत्ते की रकम जो है मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही उस महिला को अपनी आवश्यक संतानों की अभिरक्षा का भी अधिकार होगा। और पॉइंट विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जो है, ऐसी मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है, उसके द्वारा अथवा रक्त या विवाह से उससे संबंधित किसी नातेदार द्वारा थाने में शिकायत किए जाने पर ही मामला दर्ज किया जाएगा। पॉइंट इस प्रकार दर्ज किए गए मामले में जमानत न्यायाधीश द्वारा
विवाहित मुस्लिम महिला और जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है उनका पक्ष सुनने के बाद ही प्रदान की जा सकेगी। तो यहाँ पे प्रमुख विशेषता इसका बताया गया, प्रमुख विशेषता बताया गया। तो ये हो जाता है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के बारे में। अब यहीं पे बात होगी, अगला अधिनियम है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जानिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लिया जाए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत वर्ष 1992 में संविधान निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। पॉइंट, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना। पॉइंट, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की यहाँ पे अनुशंसा शामिल है। पॉइंट, शिकायतों के सुधार की सुविधा है। पॉइंट, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। और पॉइंट, राष्ट्रीय महिला कोष की बात करें ही तो राष्ट्रीय महिला कोष है, यह एक सोसाइटी है जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट जो है 1860 इसके अंतर्गत किया गया था। और इस शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन की स्थापना 1993 में की गई। तो ये हो गया राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में। अब यहीं भी इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानिए। तो उद्देश्य जो है गरीब महिलाओं को आय सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। पॉइंट, एक अर्थ है अनौपचारिक आपूर्ति प्रणाली को अपनाना जो ग्रहोन्मुखी, सरल और न्यूनतम प्रक्रियाओं वाली, सुगम और त्वरित धन आपूर्ति करने वाली, ऋण के साथ साथ मितव्ययिता तथा बचत को बढ़ावा देती हो और ऋणदाता तथा ऋणी दोनों के लिए कम से कम लेन देन लागत वाली हो। पॉइंट, महिला संगठनों में मितव्ययिता और बचत व ऋण के प्रभावी इस्तेमाल से सहभागी तरीका दिखाना शामिल है। पॉइंट, कोष के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रशासन और ऋण संस्थानों और औद्योगिक व व्यावसायिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों व अन्य के साथ सहयोग करना है। और यहाँ पे गरीब महिलाओं के लिए लघु वित्त क्षेत्र वाले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की उपरोक्त एजेंसियों के बीच अनुभव तथा सूचनाओं का प्रसार करना शामिल है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य बताया गया और यहाँ पे राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में बताया गया और यह रहा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में समझा गया है और इसके पहले समझा गया मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के बारे में बताया गया और इसके पहले यहाँ पर बताया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताया गया और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में बताया गया और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो आज का लेक्चर इसी पर आधारित रहा है। महिलाओं से संबंधित सारे टॉपिक रहे हैं, भारतीय महिलाओं से जुड़ा हुआ मेन टॉपिक पॉइंट बताया गया। तो ये अधिनियम रहा है जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और हर एक व्यक्ति पे लागू होता है, सभी क्षेत्रों में मान्य है। तो यहाँ पर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इसे भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।